कहाँ तक पढ़े थे बताइए, याद है? वायरस और बैक्टीरिया डिजीज दोनों हो गया था। याद भी हो ही गया होगा आप लोगों को, केवल हाँ, याद नहीं हुआ है। ट्रिपोनिमा, ट्रिपोनिमा पैलिडियम बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडियम। खोजो खोजो उसमें, कॉपी खोजो, बताइए। ट्रिपोनिमा पैलिडियम बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? खोज लिए हैं? रेबडो वायरस से कौन सा डिजीज होता है? रेबडो वायरस से हाँ? रेबीज। हाइड्रोफोबिया किसको कहते हैं? बीमारी का क्या नाम है? रेबीज। हम्म। नेसेरिया गोनेरियाई से गोनेरिया बैक्टीरिया से होने वाला दो एसटीडीज, बैक्टीरिया से होने वाले दो यौन संचारित रोग का नाम बताइए। एक गोनेरिया हो गया, गोनेरिया और टीबी एसटीडी थोड़े है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पूछ रहा। गोनेरिया हो गया और सिफिलिस हो गया, सिफिलिस हो गया। माइकोबैक्टीरियम परचूसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस थोड़े बोले हैं, परच्यूसिस। हुपिंग कफ होगा ना, हुपिंग कफ, कुकुर खांसी। कोलेस्ट्रेडियम बैसिलस टिटैनी से हाँ? धनुष टंकार रोग किसको बोला जाता है? टिटनस को। हम्म। और लॉक जॉ डिजीज, टिटनस। डीपीटी का टीका कौन कौन से बीमारियों के उपचार में यूज होता है? डीपीटी, डिप्थेरिया, टेटनस और काली खांसी। डिप्थेरिया, टेटनस और काली खांसी, तीनों में कौन सा टीका? डीपीटी का वैक्सीन। और टीबी के लिए कौन सा वैक्सीन? बीसीजी का मतलब? बीसीजी का फुल फॉर्म? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। हम्म। और रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुइस। और स्मॉल पॉक्स का टीका? हम्म, एडवर्ड जेनर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। इसमें दो डिजीज और बाकी रह गया है, ठीक है? प्रोटोजोआ डिजीज। प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ डिजीज। ठीक है, लिखिएगा यह यूकैरियोटिक एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं
इसका ट्रिक लिख लीजिएगा, पे काम सोप। क्या? सोप सोप। नोट कर लिए? हो गया?
ये प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज हो गए हैं, ठीक है। कौन कौन कितना डिजीज हो गया प्रोटोजोआ से? 5। पहला कौन सा है? पेचिस। पेचिस को ही इंग्लिश में कहा जाता है डिसेंट्री, ठीक है। पेचिस कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? डिसेंट्री कहा जाता है, समझ गया। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में इंटेस्टाइन में दर्द होता है, आंत में दर्द रहता है ना, वोमिटिंग होते जाता है, ये सब समस्या होती है। पेट में दर्द होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया हो जाएगा, ये सब इसके लक्षण है। तो पेचिस किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ज्यादातर जो प्रोटोजोआ होते हैं ये कहाँ पर आपको मिलेंगे? तो पानी में मिलने वाले होते हैं। ज्यादातर प्रोटोजोआ जो है वो पानी में मिलता है। तो पेचिस किससे होगा? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होगा। इसमें प्रभावित कौन सा अंग हो जाएगा? आंत, इंटेस्टाइन प्रभावित होगा, ठीक है। उधर डिजीज का नाम है, बीच में उसका पॉजिटिव एजेंट है, और तीसरे नंबर पर प्रभावित अंग है, समझ गया। दूसरा क्या है? कालाजार। तो कालाजार किससे होता है? लेसमेनिया, पूरा नाम होता है इसका लेसमेनिया बोभेरी। खाली लेसमेनिया भी याद रखिएगा, काम चल जाएगा। तो लेसमेनिया से कौन सा डिजीज हो जाएगा? काला जार। काला जार में प्रभावित अंग क्या होता है? प्लीहा या तिल्ली, या अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं, एक ही है। इसको क्या बोला जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा को क्या बोला जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। 120 दिनों बाद आरबीसी डेड कहाँ पर होता है? प्लीहा में। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। और इससे भी प्रभावित अंग कौन सा होगा? प्लीहा या तिल्ली। फोर्थ डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। इसमें नींद खूब आता है, वीकनेस अधिक हो जाता है, समझ गया। एक मक्खी होती है जिसको सीसी फ्लाई कहते हैं, वही जब काट लेती है तो सीसी फ्लाई के माध्यम से ट्रिप्नोसिन व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। तो ट्रिप्नोसिन से कौन सा डिजीज हो जाएगा? स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। और इससे प्रभावित अंग क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और सीएनएस में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीज होता है, क्या क्या? ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी इससे यह दोनों का दोनों प्रभावित हो जाएगा। व्यक्ति का मस्तिष्क प्रभावित होगा और स्पाइनल कॉर्ड। डिजीज का क्या नाम है? सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। उसके बाद है पायरिया। तो पायरिया किससे होता है? एंट अमीबा जिंजीबेरी। एंट अमीबा जिंजीबेरी, इससे होगा पायरिया। पायरिया में प्रभावित क्या होगा? मसूड़ा, गम्स प्रभावित होगा, ठीक है। याद हो गया? चलिए, उसके बाद प्रोटोजोआ के बाद कवक है, फंजाई। कवक में लिखिएगा, यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसका ट्रिक हो जाएगा ए दाद खाज।
लिख लिए? लिख लिए? पूरा किया था। हम्म। कोई डाउट इसमें? चलो इसको देख लो। फंजाई कैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं? इनमें सेल की संख्या एक से क्या होगी? अधिक होगी। इसी को हिंदी में फंजाई को क्या बोला जाता है? कवक। फंजाई को क्या कहा जाता है? कवक भी कहा जाता है। तो बहुकोशिकीय जीव हैं, यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सबको पता ही है। यूकैरियोटिक मतलब जिसके कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, यानी इसके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जिस जीव की कोशिका में न्यूक्लियस उपस्थित है उसको यूकैरियोटिक कहेंगे। इसमें क्या पाया जाएगा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल वाल। यानी इस जीव की कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वाल पाया जाएगा। और इन जीवों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी हुई होती है? काइटिन का इनका कोशिका भित्ति बना हुआ होता है। ठीक है, इससे होने वाले रोग यही हैं। इसमें कॉजेटिव एजेंट का नाम याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इचिंग का जो डिजीज होता है, खुजली वाला बीमारी, वो सब किससे होता है? कवक से। वायरस से केवल एक होता है, कौन सा? जिसमें लिखवाए थे सोर स्किन, सूखी खुजली। ठीक है, डिजीज का क्या नाम है? सोरासिस भी हो जाता है, या फिर एक और हो जाएगा आपका हर्पिस। क्या कहते हैं? हर्पिस। तो वायरस से होने वाला एक लौता है खुजली वाला बीमारी, कौन सा है? हर्पिस। और उसको छोड़ के बाद बाकी सब किससे होता है? फंगस से। ठीक है, तो फंगस में पहला डिजीज क्या है? एथलीट फुट। इसमें पैर का जो एड़ी होता है उसमें वो सड़ने लगता है। एड़ी जो होता है क्या होता है? सड़ने लगता है। तो क्या हो गया? एथलीट फुट। दूसरा क्या है? दाद। ठीक है, रिंग वॉर्म भी इसको कहा जाता है। तीसरा क्या है? दमा। दमा को अस्थमा भी बोला जाता है, सांस फूलने की बीमारी होती है। खाज माने सूखी खुजली हो गया, और गंजापन मतलब बाल झड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाल में स्कल्प में क्या लग जाता है? फंगस लग जाता है। उसके बाद है एक वॉर्म, जिसको हम लोग क्रीमी भी कहते हैं। ठीक है, तो वॉर्म जो है वो इन सबसे अलग है, ना तो बैक्टीरिया है, नहीं वायरस है, नहीं प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये क्या है? तो एनिमल है, जंतु है। वॉर्म किस में आएगा? जंतु में आएगा। यानी किस किंगडम में आ जाएगा? यह जंतु जगत। जंतु जगत का मतलब एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आएगा। तो जितने सारे एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर के साथ कैसा होगा? यूकैरियोटिक। तो मल्टी सेलुलर होगा और क्या होगा? यूकैरियोटिक होगा। अब एनिमल किंगडम में दो फाइलम है। एक फाइलम को कहते हैं हम लोग प्लेटी हेलामेंथीज, और एक फाइलम को कहते हैं स्केल हेलामेंथीज। ठीक है, प्लेटी हेलामेंथीज और स्केल हेलामेंथीज। तो प्लेटी हेलामेंथीज को सामान्य बोलचाल की भाषा में चिपटा कृमि भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? चिपटा कृमि। अंग्रेजी में कहते हैं इसको फ्लैटेंड वॉर्म। फ्लैटेंड वॉर्म, यानी इन जीवों का जो शरीर है वह कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है। फ्लैटेंड का मतलब चिपटा हुआ रहता है, इसीलिए इनको टेप वॉर्म भी कहा जाता है।
क्या बोला जाता है? टेप वॉर्म। फीता कृमि, चिपटा कृमि या टेप वॉर्म, सब एक ही नाम है, ठीक है। किसको कहा जाता है? प्लेटी हेलामेंथिस को। दूसरा नाम क्या है? स्केल हेलामेंथिस। स्केल हेलामेंथिस का शरीर गोलाकार होता है, राउंड शेप, इसलिए इन्हें गोल कृमि भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गोल कृमि। राउंड वॉर्म अंग्रेजी में कहते हैं, राउंड वॉर्म। समझ में आ गया क्या कहेंगे? राउंड वॉर्म। ये गोल कृमि हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया? टेप वॉर्म हो गया, फीता कृमि हो गया। तो इनसे दो डिजीज कॉज करते हैं, दो डिजीज प्रभावित करते हैं। पहला डिजीज कौन सा है? एलिफेंटेसिस। पहला रोग इसमें क्या आ जाएगा? एलिफेंटेसिस। इसको हाथी पांव भी कहा जाएगा। इसमें होता क्या है? घुटना के नीचे का भाग क्या होने लगता है? फूलने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है, मोटा हो जाता है पैर, उसको क्या बोलते हैं? हाथी पांव। फाइलेरिया या फिर एलिफेंटेसिस। इस किस कृमि से होता है? वुचेरिया। किससे होता है? वुचेरिया। पूरा नाम है वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी। पूरा नाम है इसका वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी, लेकिन वुचेरिया बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है। तो वुचेरिया से कौन सा डिजीज होगा? हाथी पांव, ठीक है। तो वुचेरिया से हो गया हाथी पांव। प्रभावित अंग से क्या होगा? लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। लसिका तंत्र को ही मनुष्य के शरीर का इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है। रोग प्रतिरोधक प्रणाली हम लोगों का कौन सा है? लसिका तंत्र को ही है। लसिका तंत्र को बनाने का काम कौन करता है? तो हम लोगों के शरीर का प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। वही प्लाज्मा का नाम अगर आपको याद होगा तो लिम्फोसाइट्स नाम लिखवाए थे हम। प्लाज्मा का क्या नाम लिखवाए थे? लिम्फोसाइट्स। आरबीसी का इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स, याद है ना? तो लिम्फोसाइट्स अंग्रेजी में लसिका तंत्र को क्या बोला जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लिम्फेटिक सिस्टम। समझ में आया? तो लिम्फेटिक सिस्टम कौन बनाएगा? लिम्फोसाइट्स बनाएगा, प्लाज्मा बनाता है। उसके बाद दूसरा बीमारी कौन सा है? स्कैटिस, ठीक है। स्कैटिस किससे होता है? एस्कैरिस से, ठीक है। और एस्कैरिस भी आपका प्रभावित किसे करेगा? इंटेस्टाइन को, यानी आंत में घाव बनना शुरू हो जाता है। आंत में क्या बन जाता है? घाव बन जाता है। हो गया डिजीज में इतना ही। अब कुछ मच्छर मक्खी का नाम याद रखना है। जैसे एक मच्छर का नाम याद रखना है, डेंगू मच्छर है, एडीज ना, एडीज एग्जिप्टी। एडीज एग्जिप्टी, इससे कौन सा रोग होता है? डेंगू। एक मच्छर का नाम याद रखना है, एनाफ्लीज। इससे होगा मलेरिया। एक मच्छर हो जाएगा, मच्छर नहीं मक्खी है, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई से कौन सा होगा? काला जार। एक मक्खी हो गया सी सी, सीसी फ्लाई। इससे सबसे बढ़िया रोग होता है कौन सा डिजीज? स्लीपिंग सिकनेस। सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। एक नाम हो जाएगा। हो गया आगे और है? हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। इससे क्या होगा? टाइफाइड और हैजा, कॉलेरा। और है, हाँ क्यूलेक्स है। इससे होगा हाथी पांव। और क्यूलेक्स में ही एक और वैरायटी है, क्यूलेक्स फैटिगन्स। क्यूलेक्स फैटिगन्स, क्यूलेक्स फैटिगन्स से होता है आपका चिकनगुनिया।
हो गया। तो बस 7 मक्खी का या मच्छर जो कहिए उसका नाम याद कर लीजिएगा। पहला क्या है? एडीज एग्जिप्टी। एडीज एग्जिप्टी से डेंगू। सब फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है, सब क्या है? फीमेल मॉस्किटो। एडीज एग्जिप्टी से डेंगू, फीमेल एनाफ्लीज से मलेरिया, सैंड फ्लाई से कालाजार, सीसी फ्लाई से सोने की बीमारी, हाउस फ्लाई से टाइफाइड और कॉलेरा, क्यूलेक्स से हाथी पांव, क्यूलेक्स फैटिगन्स से चिकुनगुनिया। ठीक है, बस डिजीज में इतना याद कर लीजिएगा। तो जितने सारे डिजीज हम लोग पढ़े, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, वर्म, ठीक है, ये सब डिजीज जो है वो कैसा डिजीज होता है? संचारित रोग, कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग है, बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाला बीमारी है। कुछ डिजीज अब ऐसा है जो कि संक्रामक नहीं होता, नहीं फैलता है। जितने सारे डिजीज न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं वो सब फैलने वाले नहीं होते। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग असंक्रामक रोग कहलाते हैं। अब जैसे विटामिन ए की कमी से कोई रोग हो जाए, ठीक है, तो कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, वो फैलने वाला बीमारी है? नहीं है। B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, वो भी फैलने वाला बीमारी नहीं है, तो नाम याद रखना है। लेकिन तो कुछ रोग संक्रामक होते हैं और कुछ रोग असंक्रामक। तो हम लोग कौन सा रोग खत्म कर दिए? संक्रामक। बच क्या गया? असंक्रामक। तो हेडिंग बनाइएगा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। देखिएगा, जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन्स तथा मिनरल्स उचित अनुपात में हो तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसमें पहला हेडिंग बना लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लिखिएगा, यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होकर 17 किलो जूल ऊर्जा प्रदान करता है। इसका पहला प्रकार है मोनोसेकेराइड, या हिंदी में कहते हैं एकल
शर्करा। हाँ हाँ 17 है। देखिएगा यह सरल कार्बोहाइड्रेट यह सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए ग्लूकोज। फ्रुक्टोज भी लिख लीजिए एंड गैलेक्टोज। दूसरा लिखिएगा डाइसेक्राइड। द्वि शर्करा लिखिएगा यह 2 एकल शर्करा से बनता है। इसमें कार्बन के 12 परमाणु होते हैं। सेक्राइड हो गया। डाइसेक्राइड किससे बनेगा? 2 मोनोसेक्राइड से। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा उदाहरण में लिखिएगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सुक्रोज। दूसरा लिखिएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। ग्लूकोज और लैक्टोज। ग्लैक्टोज मिलेगा तब लैक्टोज होगा। हाँ हाँ गैलेक्टोज तब हो जाएगा लैक्टोज। तो डाइसेक्राइड। और तीसरे नंबर पे आता है पॉलीसेक्राइड बहुशर्करा।
पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड बहुशर्करा, इसमें लिखिएगा यह जटिल जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो एकल शर्करा की एक श्रृंखला द्वारा यह जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो एकल शर्करा की एक श्रृंखला द्वारा बनता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन इत्यादि। हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट याद हो गया। पहला क्या लिखा हुआ है? बैलेंस डाइट का डेफिनेशन क्या है कि जब भी किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है, ये एक उचित अनुपात में हो तो उस भोजन को संतुलित आहार कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से मिलाकर के बनेगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी प्रदान करता है? 17 किलो जूल एनर्जी, ठीक है, 17 किलो जूल एनर्जी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। इसका टाइप्स पहला है मोनोसेक्राइड, तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जिस पर कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। फलों में जो शुगर पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज को ही याद रखने के लिए सबसे मीठा शर्करा है, ठीक है, सबसे मीठा शर्करा। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट किसे बोला जाता है? फ्रुक्टोज को कहा जाता है, फल में पाया जाता है। ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। डाइसेक्राइड, 2 एकल शर्करा को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? द्विशर्करा बन जाएगा, ठीक है। और द्विशर्करा में कार्बन पर कितना हो जाएगा? 12। सी जैसे आपका सुक्रोज हो जाएगा, है ना, द्विशर्करा का एग्जाम्पल सुक्रोज में हो जाता है H22O11। तो यहाँ पर 2 कार्बोहाइड्रेट हो गया तो ये द्विशर्करा का एग्जाम्पल है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलाएंगे तो सुक्रोज बन जाता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से माल्टोज बन जाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से लैक्टोज बन जाता है। बहुशर्करा पॉलीसेक्राइड किससे बनेगा? तो एकल शर्करा की श्रृंखला द्वारा, चेन द्वारा बनेगा। यानी ढेर सारे एकल शर्करा जुड़ेंगे तो उससे जो चेन बनेगा, जो श्रृंखला बनेगा, वो निर्माण करेगा किसका? बहुशर्करा का। तो एग्जाम्पल क्या होगा? काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोज। प्रायः जो भी पदार्थ बहुशर्करा से बनता है वह कैसा होता है? मृत होता है। जो भी पदार्थ बहुशर्करा से बनेगा जनरली वो कैसा होता है? मृत होता है, डेड होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। यहां तक हो गया बहुशर्करा। लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला कार्य लिखिएगा, यह ईंधन के रूप में कार्य करता है तथा ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर के ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है।
शरीर के ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है। दूसरा लिखिएगा, शरीर में भोजन संचय का कार्य करता है। शरीर में भोजन संचय का कार्य, संचय मतलब स्टोर, शरीर में भोजन संचय का कार्य करता है। तीसरा लिखेगा, विटामिन सी का निर्माण करता है। विटामिन सी का निर्माण करता है। इसका स्रोत लिख लीजिएगा, सोर्स, सोर्स गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू इत्यादि। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा? पार्टिकुलर विटामिन का दिया जाए तो बन सकता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या बनेगा? ठीक है। उसके बाद लिखिएगा प्रोटीन, सेकंड हेडिंग बनाएंगे प्रोटीन। प्रोटीन लिखिएगा, यह शब्द बर्जेलियस ने दिया था। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड को मिलाकर बनता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कभी कभी सल्फर को मिलाकर बनता है। ठीक है। तो प्रोटीन शब्द सबसे पहले उपयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द किसने दिया था? बर्जेलियस ने दिया था। ठीक है, बर्जेलियस द्वारा दिया गया था। और किस कैसा कार्बनिक यौगिक है? तो जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिले हुए होते हैं। ठीक है। प्रोटीन में क्या क्या मिल करके बनता है? जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट क्या क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर।
सल्फर से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सल्फर, सल्फर को हिंदी में गंधक कहा जाता है, समझ गए। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गंधक जो है वो सिर्फ किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा केवल प्रोटीन में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, किसी में भी गंधक नहीं है, सिर्फ कहाँ पर है, प्रोटीन में। इसीलिए लिखा हुआ है कभी कभी गंधक से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रोटीन का मुख्य कार्य, प्रोटीन का मुख्य कार्य, प्रोटीन का मुख्य कार्य, पहला लिखिएगा यह कोशिकाओं, यह कोशिकाओं कौमा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म, और उत्तकों का, कोशिकाओं जीव द्रव्य और उत्तकों का, उत्तकों का निर्माण करता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह मृत कोशिकाओं के उपचार में मदद करता है, उपचार में मदद करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लगभग 70 से 100 ग्राम प्रोटीन, लगभग 70 से 100 ग्राम प्रोटीन की दैनिक जरूरत मनुष्य को होती है। ठीक है, तो प्रोटीन का मेन काम क्या है, बॉडी को स्टेमिना प्रोवाइड करता है, कौन, प्रोटीन, ठीक है। और जो भी हम लोगों का शरीर अगर पूछा जाए तो हम लोगों का पूरा बॉडी का 74% जो मैन्युफैक्चर में बायोमोलिक्यूल है वो कौन है, प्रोटीन है। 74% हम लोगों के शरीर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटीन। पूरा बोन को छोड़ करके पूरा शरीर किस चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का। नाखून किसका बना हुआ है, प्रोटीन का है। बाल किसका है, प्रोटीन का है। त्वचा किसका है, प्रोटीन का है। इसलिए प्रोटीन जो है वो 74% हम लोगों के शरीर में अवेलेबल है, 74% शरीर में प्रोटीन पाया जा रहा है, समझ गए। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रत्येक दिन भोजन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, 70 से 100 ग्राम लेना चाहिए, ठीक है। इससे अगर कम आप प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन डिफिशियंसी का डिजीज होगा, ठीक है। प्रोटीन संबंधित कमी होगी, जो भी डेड सेल होगा वो रिपेयर नहीं होगा, ठीक तरीका से प्रोटोप्लाज्म आपके शरीर में नहीं बनेगा, जीव द्रव्य जिसको कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है उसी को बोला जाता है कोशिका का जीवित भाग, लिविंग पार्ट ऑफ सेल किसे कहा गया था, प्रोटोप्लाज्म को। किसने कहा था, पुरकिंजे। किसका नाम आता है, पुरकिंजे। कोशिका का जीवित भाग पुरकिंजे ने कहा था, कौन होता है, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म होता है। समझ में आ रहा है। तो वो प्रोटोप्लाज्म कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटोप्लाज्म दो चीजों को मिला करके बनता है, कोशिका द्रव्य मिलता है तो, और एक केंद्रक द्रव्य मिलता है तो। ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है, जीव द्रव्य। आगे सेल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो प्रोटोप्लाज्म कौन बना रहा है, प्रोटीन। तो प्रोटीन का वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरा काम क्या है, जरूरत पड़ने पर, मतलब अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट का कमी हो गया, एनर्जी देने का काम कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन प्रॉपर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हो तो आपके शरीर का जो प्रोटीन है वो इमरजेंसी फ्यूल के रूप में काम करेगा, आपातकालीन ईंधन के रूप में वो आपके शरीर में मदद आपको करना शुरू कर देगा। विटामिन सी जो है उसके भी निर्माण में इसका रोल होता है, ठीक है, समझ गए। इसका सोर्स लिख लीजिएगा, स्रोत, स्रोत में लिख लीजिएगा मूंगफली, सोयाबीन, दाल, मूंगफली, सोयाबीन, दाल, चर्बी रहित मीट, चर्बी रहित मीट, मछली, अंडा इत्यादि, ठीक है। अंडा का कौन सा भाग, एग वाइट, ठीक है, एग वाइट, यॉल्क नहीं,
कौन सा भाग? एग वाइट। केवल हाँ, प्रोटीन सिर्फ किसमें है? वाइट वाले में। उसमें वसा होता है। इसलिए जो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करने वाले लोग, जिम में जाने वाले लोग होते हैं, केवल एक वाइट खाते हैं। क्या खाते हैं? केवल एक वाइट, यॉल्क नहीं खाते हैं। यॉल्क में वसा है, फैट है। समझ गए? चलिए उसके बाद लिखिएगा। हाँ, तो पैसा कहाँ बर्बाद करोगे? दोनों का तो जरूरत है ही शरीर को, प्रोटीन का भी है, वसा का भी। चलिए उसके बाद लिखिएगा। प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से पहला, फर्स्ट लिखिएगा। प्रोटीन की कमी से क्वासियोकॉर, इसको हिंदी में लिखना बहुत डिफिकल्ट है, क्वासियोकॉर। हाँ हाँ, अंग्रेजी में भी यही कहते हैं, क्वासियोकॉर। पहला लिखिएगा क्वासियोकॉर। क्वासियोकॉर में लिखेंगे डैश देके। इसका अर्थ है उपेक्षित बच्चा, उपेक्षित बच्चा, ब्रैकेट में लिखिएगा, जब मां का स्तनपान बंद हो जाता है, कौमा, इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता है। इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता है एवं पेट बाहर निकल जाता है, एवं पेट बाहर निकल जाता है। इसी को माल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, कुपोषण। ठीक है, क्या बोला जाता है? कुपोषण, माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो प्रोटीन की कमी से पहला बीमारी कौन सा हो गया? क्वासियोरकॉर। चलिए दूसरा बीमारी लिखिएगा। मरासमस। सेकेंड लिखिएगा मरासमस। हो गया मरासमस। मरासमस में लिखेंगे, इस रोग में मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं तथा पसलियां ऊपर आ जाती हैं, पसलियां, रिब्स, पसलियां ऊपर आ जाती हैं, कौमा, यह रोग 6 महीने और 3 साल के बच्चों के बीच, 6 महीने और 3 साल के बच्चों के बीच में होता है। हो गया? तो है? इसमें मसल्स जो होगा शरीर का धीरे धीरे ढीला होने लगेगा, मांसपेशियां लूज होने लगेंगी। जैसे मांसपेशी जो भी है सब आपस में क्या है? कॉम्पैक्ट है ना, जुड़ा हुआ है। तो मांसपेशी सब क्या होने लगेगा? मांसपेशी जैसे जुड़ा हुआ है, तो जो ज्वाइंट से जुड़ा हुआ ज्वाइंट को कहते हैं सेलेक्सर। तो सेलेक्सर का ज्वाइंट धीरे धीरे क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, सब मांसपेशी ढीला पड़ने लगेगा, शरीर का वजन घटना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू होगा। तो जब मांसपेशी ढीला हो जाएगा तो पसली जो भी है, रिब्स, ये कहाँ निकल जाएगा? बाहर एकदम दिखने लगेगा, एक एक पसली उसका गिना जाने लगेगा। हाँ, पसलियां सब बाहर निकल जाएगा, उसी को कहते हैं मरासमस। 6 महीने से लेकर 3 महीने से लेकर के 6 महीना से लेकर के 3 साल
लगभग उस अवस्था में ही डिजीज रहेगा। कुपोषण ही है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से होगा। क्वासिक्योर जैसा ये भी कुपोषण है। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से दो बीमारी, क्वासिक्योर और मरासमस। समझ गए। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा वसा, फैट। वसा अंग्रेजी में कहते हैं फैट। फैट इसमें लिखिएगा यह ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड से, यह ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, हाँ, GLYCEROL, ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड से बना होता है। ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आमतौर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर, आमतौर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस पर वसा ठोस होता है। वसा ठोस होता है, किंतु यदि इस तापमान पर, किंतु यदि इस तापमान पर, इस तापमान पर वसा तरल है, वसा तरल है, तो इसे, तो इसे ऑयल, ऑयल माने तेल, तेल कहा जाएगा। क्या कहेंगे? तेल, ऑयल। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम वसा ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वसा जो हो गया फैट, 1 ग्राम ऑक्सीकृत होगा तो कितना एनर्जी देगा? 9.3। और कार्बोहाइड्रेट कितना रहता है? 17। तो ज्यादा एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। समझ गए। वसा जो है ऐसे ही बैठा हुआ है। वसा 20 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल जो फैट होगा वो कैसा होगा? सॉलिड। 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कमरे का तापमान। 20 डिग्री सेल्सियस न लिख करके लिखा रहेगा रूम टेम्परेचर पर वसा किस अवस्था में होता है, तो क्या कहिएगा? ठोस। जरूरी है कि 20 डिग्री। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 20 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कहते हैं? रूम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो कमरे के तापमान पर वसा कैसा होगा? ठोस होगा। लेकिन इस तापमान पर अगर वो लिक्विड है तो तेल कहलाएगा। अब जैसे रिफाइंड क्या है? तेल ना है, तो उसमें क्या है? वसा है। लेकिन कमरे के तापमान पर वो कैसा होता है? तरल होता है। डालडा कमरे के तापमान पर कैसा हो जाएगा? जम जाएगा। नारियल का तेल अपने कमरे के तापमान पर कैसा हो जाएगा? जम जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वसा जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर ठोस होता है, लेकिन अगर वो लिक्विड है तो उसको क्या बोलेंगे? तेल बोलेंगे, ऑयल बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वसा के 2 प्रकार हैं। लिखिएगा वसा के 2 प्रकार हैं। पहला संतृप्त वसा, संतृप्त सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा, संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट। डैश देकर के लिखिएगा, यह कमरे के तापमान पर ठोस होता है। यह कमरे के तापमान पर ठोस होता है। दूसरा लिखिएगा असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट, यह कमरे के तापमान पर तरल होता है। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोगों को भोजन में प्रयोग में क्या लाना चाहिए? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल ना हो। फैट में ही क्या रहता है? कोलेस्ट्रॉल।
जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं हो वो फैट उपयोग में लाना चाहिए। अब बैड फैट आपका रिफाइंड ऑयल, मैक्सिमम रिफाइंड ऑयल में आपको क्या मिलता है, बैड फैट मिलता है। तो बैड फैट जाएगा शरीर के अंदर, माने बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी हम लोगों के शरीर में ऐसा इंजाइम नहीं है जो वसा को पचा सके। कोई इंजाइम है वसा को पचा सके? एक इंजाइम है लाइपेज। ये वसा का क्या करता है, पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन करता है, डाइजेशन नहीं करता है। अब बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर गया, वो पच रहा ही नहीं है। जब नहीं पचेगा तो आपका शरीर उस कोलेस्ट्रॉल को कहाँ ढकेल देगा, ब्लड में। आपका बॉडी उसको कहाँ ढकेलेगा, ब्लड में। अब ब्लड में जा करके ब्लड के साथ उस शरीर के अंदर घूमना शुरू कर दिया। आपके शरीर में घूम रहा है ब्लड के साथ, धीरे धीरे जमा होते जा रहा है, होते जा रहा है ब्लड में। तो खून कैसा होगा, मोटा होगा। तो आपके हृदय में जो वाल्व है उसकी तो क्षमता सीमित है ना, कि पतला खून को वो पंप कर रहा है। अब खून गया, वो पंपे नहीं हो पा रहा है, जा करके कोलेस्ट्रॉल उस वाल्व में फंस गया, पंपे नहीं हो रहा है। जब पंप नहीं हो रहा है तो ब्लड का ब्लॉकेज वहां पर बन जाएगा, खून आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो हृदयाघात होगा, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज। क्या शरीर के अंदर के जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बैड कोलेस्ट्रॉल वाले फूड को अवॉइड करना चाहिए। तो जिस तेल में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, या फिर एक ही तेल को, एक ऑयल को ज्यादा बार प्रोसेस नहीं करना चाहिए। एक ऑयल को मैक्सिमम 1 से 2 बार प्रयोग करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और बाहर में दुकान उकान पर एक तेल को 20 बार से कम प्रोसेस नहीं करता है सर। वो देखिए एकदम काला हो जाता है तेल। सोचिए उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। सबसे बढ़िया है सरसों का तेल, अगर मिल जाए शुद्ध तेल। रिफाइंड ऑयल तो एकदम छोड़ ही देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए रिफाइंड ऑयल। सबसे बेस्ट है आपका क्या, सरसों का तेल। हाँ, घर का अगर मिल जाए या फिर डायरेक्ट मिल में से आप जा करके खरीद करके ले आए, वो बेस्ट है। हर चीज, पूरी सब्जी छानना है, सब्जी बनाना है, कुछ करना है, रिफाइंड किसका सबसे अच्छा लगता है उसका। मेन बात है कि टेस्ट मुंह का गबड़ा गया है। आज के समय में जो नया जनरेशन आ रहा है ना, उसका पाचन तंत्र इतना कमजोर है कि उसको शुद्ध गाय का दूध अगर 2 गिलास पिला दिया जाए, 3 दिन उसका पेट खराब रहेगा। उसको आदत हो गया क्या पीने का, पानी वाला दूध पीने का आदत हो गया है, तो डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो हम लोगों का शरीर इतना ज्यादा गार्बेज वाला चीज का एडिक्ट हो गया ना, कि शुद्ध चीज अच्छा नहीं लगेगा। सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, या फिर सूर्यमुखी का तेल हो गया, सनफ्लावर ऑयल, वो सब ठीक है। रिफाइंड तो उसका पूरा वही यूज करिए, रिफाइंड ऑयल एकदम यूज नहीं करना चाहिए। अब हार्ट अटैक से भी अब खतरनाक आ गया है, उसको क्या बोला जा रहा है, कार्डियक अरेस्ट। वो हार्ट अटैक से भी एक स्टेप ऊपर हो गया है। कई सारे वीडियो में आप देखिएगा, इंस्टाग्राम इन सब चीजों पर आते रहता है, रील्स में आते रहता है, कि अचानक से बैठा हुआ है इंसान, ऑफिस में काम कर रहा है, हार्ट हार्ट स्ट्रोक आया, कार्डियक अरेस्ट आया। और मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का समय, इससे ज्यादा नहीं मिलता है कार्डियक अरेस्ट में। 2 से 3 मिनट के अंदर शरीर से प्राण निकल जाएगा। सबको, किसी को भी हो सकता है। सीधे अपना हार्ट के पास बेचारा, उसका दर्द भयंकर शुरू हुआ, लोग समझ ही नहीं पाए कि इसको हुआ क्या, उतना देर में मर गया। वो सब कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट एक ही बार फंक्शन करना बंद कर देगा। मैक्सिमम 3-4 सेकेंड, 5 सेकेंड जाते जाते, 3-4 मिनट जाते जाते खत्म, 5 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल फूड अवॉइड पूरा। जो भी बनाना है होममेड बना करके खाओ, बाहर का कम से कम, है ना। या फिर जो इन सब चीज़ों में बना हुआ है बढ़िया चीज़ में। तो इसलिए अनसैचुरेटेड फैट खाना क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, इसका फंक्शन लिख लीजिए, कार्य। कार्य में लिखिएगा, यह शरीर को ऊर्जा देता है। आपातकाल ऊर्जा लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, यह शरीर को ऊर्जा देता है। सोयाबीन ऑयल भी ठीक है, लेकिन अगर उसमें देख लीजिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना है, लो कोलेस्ट्रॉल मात्रा है, तब ठीक है सोयाबीन ऑयल। ओरिजिनल देता कहाँ है, सब लिख देगा सब सोयाबीन ऑयल, और लिख करके इतना चीज उसमें मिक्स कर देगा कि नाम लिख देगा, उसके बाद क्या लिख देगा, क्या लिखे, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ब्रैकेट में लिख लिया आपातकाल ऊर्जा। आपातकाल ऊर्जा का मतलब कब, जब कार्बोहाइड्रेट कम है आपके शरीर में,
तब वसा आपको क्या देगा, ऊर्जा देगा। देखिएगा जो मोटे मोटे लोग होते हैं, खूब सारे बहुत हेल्दी वेल्दी लोग हैं, उनके शरीर में एक्स्ट्रा फैट है, समझ गए। वो लोग खाना वाना नहीं हो खाएगा ना 1-2 दिन, तो एनर्जी उन लोगों को क्या होते रहेगा, मिलते रहेगा, है ना। तो वो लोग फास्टिंग वास्टिंग उन लोगों को करना थोड़ा सा आसान होता है, समझ गए, क्योंकि शरीर में पहले से क्या जमा है, वसा। अब ऊंट जो होता है, ऊंट के कुब्बड़ में क्या जमा रहता है, वसा, फैट। देखते हैं ना, 1-1 महीना 1.5-1.5 महीना उसको अगर खाना नहीं मिल रहा है, तो उसी वसा से वो क्या प्राप्त करते रहता है, एनर्जी प्राप्त करते रहता है। तो शरीर में जब आपके कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, तो यह वसा आपको 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी तो दे ही रहा है। कब देगा, आपातकालीन ऊर्जा है, ये रेगुलर नहीं है, ठीक है। दूसरा इसका कार्य लिखिएगा सेकंड में, यह त्वचा के नीचे जमा होकर, यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के तापमान को बाहर नहीं निकलने देता, शरीर के तापमान को बाहर नहीं निकलने देता। अगला पॉइंट, यह आंखों को एवं किडनी को, आंखों को एवं किडनी को सुरक्षा प्रदान करता है, आंखों को एवं किडनी को सुरक्षा प्रदान करता है। अब आंख का जो सफेद वाला पार्ट है उसको हम सभी क्या कहते हैं, एस्केलेरा। आंख का सफेद वाला भाग क्या कहलाता है, एस्केलेरा। इस एस्केलेरा में क्या संचित होता है, वसा, फैट। इसीलिए आंख पर थोड़ा बहुत चोट लगता है तो आंख बर्दाश्त करेगा। अगर स्केलरा में फैट नहीं हो तो थोड़ा भी झटका आंख बर्दाश्त नहीं करेगा, पानियों को ही मार देगा, आंख खराब हो जाएगा उतने में। तो आंख चोट बर्दाश्त कर पाता है किस कारण से, वसा के कारण से। किडनी जो है, आपके किडनी में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एडिपोज। किडनी में कौन सा टिश्यू होता है, एडिपोज। और ये एडिपोज टिश्यू अपने अंदर क्या संचित रखता है, फैट। इसीलिए किडनी पर भी थोड़ा बहुत चोट लगता है तो किडनी उसको बर्दाश्त कर लेता है। समझ में आया। तो आंख का स्केलेरा और किडनी, यह दोनों वसा के कारण सुरक्षित हो पाते हैं। वसा जो है यह आपके स्किन के नीचे बैठा हुआ है, वसा जो है स्किन के नीचे बैठा हुआ है। तो आपके शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये कांस्टेंट है हर एक जगह पर। तो कैसे कांस्टेंट है, वसा आपके बॉडी के हीट को बाहर जाने से रोक देता है। समझ में आ रहा है। और इसी वसा के ऊपर जब सूर्य की यूवी किरणें पड़ती हैं तो ये वसा कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। समझ में आ रहा है। तो वसा से ही हम लोग क्या बनाते हैं, विटामिन डी बनाते हैं। कब, सूर्य की पराबैंगनी किरणों की सहायता से। समझ में आया। भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है। भोजन में अगर तेल नहीं डालेंगे अच्छा लगेगा ही नहीं। समझ में आया। तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने में इन सब चीजों में किसका काम है, वसा का। ठीक है। एक लास्ट टॉपिक विटामिन है, उसको कल के क्लास में कर लिया जाए।